वो कमरा 8 बाई 8 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं था। संगलाख दीवारें, गर्द-आलूद फर्श, सामने लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला दरवाज़ा और पिछली दीवार में तकरीबन 12 फीट ऊपर 15 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा रोशनदान। इसमें भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। अगर इस रोशनदान में सलाखें भी ना होती तो मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। बिल्ली का बच्चा तो शायद इसमें से गुजरने में कामयाब हो जाता, मगर मैं बिल्ली का नहीं, इंसान का बच्चा था। 5 फीट 7 इंच का दुर सेहतमंद जिस्म। मुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी के लिए इस रोशनदान से गुजरने का तसव्वुर करना भी दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत होती। इस रोशनदान का एक फ़ायदा ज़रूर था कि मशरिकी रुख पर होने की वजह से दिन के वक्त वहाँ से कुछ देर के लिए धूप और रोशनी आ जाती थी और मैं आसमान के कुछ हिस्से का नज़ारा कर सकता था। सलाखों वाले दरवाजे के सामने एक तंग सी रहदरी थी, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी कमरे का माहौल नीम तारीक सा रहता था। यहाँ बिजली नहीं थी। शाम के वक्त रहदरी में तो एक तरफ लालटेन या केरोसिन लैंप की मदम सी रोशनी नज़र आ जाती थी, मगर मेरा कमरा तारीकी में डूबा रहता था। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान मेरे कमरे में रोशनी का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई थी। जी हाँ, मैं पिछले 3 दिन से पत्थरों की दीवारों वाले इस कमरे में कैद था और मेरी निगरानी करने वालों के दिल इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त थे। इन 3 दिनों के दौरान उन्होंने एक मरतबा भी मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकाला था और इस अरसे के दौरान मैं इस कमरे के चप्पे चप्पे का जायज़ा ले चुका था, बल्कि चप्पा चप्पा नाप चुका था और फर्श पर बिछी हुई धूल मेरे पैरों से साफ हो चुकी थी। एक तरफ दीवारें धुएं से काली हो रही थीं। इन दोनों दीवारों के संगम पर फर्श पर 3 पत्थर रखकर चूल्हा सा बना हुआ था, जिसमें शायद बरसों पुराने बुझे हुए कोयले और राख पड़ी हुई थी। इन कोयलों और राख पर भी धूल की तह जमी हुई थी और इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ आग बरसों पहले नहीं तो महीनों पहले जलाई गई होगी। दूसरे कोने में 3 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा सीमेंट का खुरा यानी 3 इंच ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। इस कमरे की ढलान दीवारों की नुक्कड़ की तरफ थी। दीवार में खुरे की सतह से जरा नीचे 3-4 इंच गोलाई का सुराख था, जिससे खुरे में बहने वाला पानी बाहर निकल जाता था। खुरे में एक तरफ प्लास्टिक के बगैर हैंडल की बड़ी सी बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें पानी भरा हुआ था और प्लास्टिक का एक गिलास किसी मुर्दा मछली की तरह पानी की सतह पर तैर रहा था। इन 3 दिनों के दौरान मैं अपनी हर फितरी ज़रूरत के लिए वो खुरा ही इस्तेमाल कर रहा था। अगरचे मैं हर मरतबा अच्छा खासा पानी बहा देता था, लेकिन बड़ी नागवार सी बू कमरे की फिजा में गोया रच बस गई थी और मैं इसका आदी भी हो गया था। 3 दिन पहले जब मुझे एक बंद वैन में डालकर यहाँ लाया गया था तो इस वक्त शाम का धुंधलका फैल रहा था। सफ़र के दौरान मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रही थी। इसके बावजूद मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि तकरीबन 3 घंटों का ये सफ़र किसी वीराने में तय हुआ था, क्योंकि इस दौरान मुझे किसी और गाड़ी के करीब से गुजरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मेरी आंखों की पट्टी इस वक्त खोली गई जब वो बंद वैन अपना सफ़र ख़त्म करके इस इमारत के कंपाउंड में रुक गई थी। आंखों पर से पट्टी खुल जाने के बाद भी मैं देर तक कुछ नहीं देख सका था। एक लम्हे को तो मेरे जहन में ये ख्याल भी उभरा था कि मेरी बेनाई तो ज़ाइल नहीं हो गई। 2-3 मरतबा आंखें मलने के बाद ये एहसास हो सका था कि मेरी आंखों की रोशनी तो कायम थी, अलबत्ता दिन की रोशनी गायब हो रही थी। मैं वैन के करीब खड़ा इधर उधर देखने लगा। ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कदीम तर्ज की कोई इमारत थी। बहुत वसी और रीज़ कंपाउंड था। फसील नुमा दीवार काफ़ी ऊंची थी, जो जगह जगह से टूट फूट की नज़र आ रही थी। बिल्कुल सामने वो इमारत थी जिसका तर्ज तामीर देखकर पुराने ज़माने के राजपूत याद आ जाते थे। ऐसी इमारतें इंडियन फिल्मों में अक्सर देखने में आती थी। मैंने बहुत सी इंडियन फिल्में देखी हैं। वैसे हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं। हिंदुस्तान से खुली दुश्मनी है, मुतअद्दिद जंगें हो चुकी हैं, भारत हमारा एक बाजू काट चुका है, ताकत के बलबूते पर कश्मीर हड़प करने के ख्वाब देख रहा है, सरहदों पर कई बार जारहियत का मर्तकिब हो चुका है, अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी करके हमारे शहरों में बेगुनाहों के खून की होली खेल रहा है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ भारतीय हुक्मरानों की साजिश का चक्कर गादी के चरखे की तरह चलता रहता है। जब कभी सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाती है तो हमारे अवाम सड़कों पर मुजाहरे करते हैं, जोश और गुस्से में अपने शहरों में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, ट्रेनों पर हमले करते हैं, सड़कों पर बसों और गाड़ियों को आग लगा देते हैं, पथराव करके दुकानों में तोड़ फोड़ करते हैं। सियासतदान भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ बड़े धुआंधार किस्म के बयानात जारी करते हैं, भारत के खिलाफ नफरत और गुस्से का इजहार हर तरह से करते हैं, मगर हम फिल्में इंडियन ही देखते हैं। सड़कों पर भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे लगा रहे हों, घरों में टीवी पर माधुरी और हीमा के दिलों को गरमा देने वाली फिल्में ही चल रही होती हैं। बड़े बड़े होटलों की बात नहीं करता, झोंपड़ा किस्म के होटलों में भी या तो VCR पर इंडियन फिल्में चल रही होती हैं, बराह रास्त आने वाले चैनल से दीदे सेंके जा रहे होते हैं। शायद मैं अपने मौजू से हट रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा था कि मैंने भी ऐसे ही झोंपड़ा किस्म के होटलों में बहुत सी इंडियन फिल्में देखी हैं और ऐसी इमारतें इन्हीं फिल्मों में नजर आती हैं।
मगर ये इमारत शायद अरसे से वीरान पड़ी थी और टूट फूट का शिकार थी। इस इमारत को देखने से अंदाज़ा होता था कि इसमें कई कमरे होंगे, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि इस कमरे में कुछ हिस्से हवादिस ज़माना का शिकार होकर खंडरों में तब्दील हो चुके थे। अलबत्ता जो हिस्से महफूज थे वो डाकुओं और जराइम पेशा लोगों के इस्तेमाल के लिए रह गए थे। चारों तरफ फैली हुई खामोशी से मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि यह इमारत किसी आबादी से मीलों दूर वीराने में थी, जहाँ आम आदमी का गुजर नहीं था। यहाँ खड़ा क्या देख रहा है चरिया, आगे बढ़ेगा या कहीं खड़े खड़े ज़िंदगी गुजार देगा? मेरे दाएं तरफ खड़े हुए शख्स ने मुझे धक्का देते हुए कहा। मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसका कद 6 फुट से भी निकलता था। नीले रंग की बड़ी घेरे की शलवार, मैली सी सफ़ेद कमीज, मैरून रंग के नीले फूलों वाली एक चादर लंबाई के रुख पर इस तरह तय की गई थी कि इसकी चौड़ाई 1 बालिश से ज़्यादा नहीं रह गई थी। ये चादर कमर पर लपेट कर इसके दोनों पल्लू बगलों से गुजार कर सामने लाते हुए कंधे पर से पीछे की तरफ डाल दिए थे। इस शख्स के पैरों पर ब्राउन जूते थे जो खासे पुराने थे। इसने गालिबन 3-4 रोज से शेव नहीं किया था। बड़े बड़े गप्पेदार मूंछे और आंखों में सुर्खी थी, जैसे कई रोज का जागा हुआ हो या किसी नशे का आदी हो। सर के बेतहाशा बड़े हुए बाल गर्दन पर फैले हुए थे और सर पर मखसूस तर्ज की बनी हुई सुर्ख टोपी थी जिसमें लातादाद छोटे छोटे आईने लगे हुए थे। इसके लिबास और अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की किस खित्ते से हो सकता है। इसके दूसरे साथी का हुलिया भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। यही दोनों इस वैन में मुझे अपने साथ लेकर आए थे। इनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे के हाथ में क्लाशनकोफ। सामने इमारत के शिकस्ता बरामदे में भी इन्हीं के हुलिये से मिलता जुलता एक आदमी खड़ा था। इसके हाथ में भी क्लाशनकोफ नजर आ रही थी। वो दोनों मुझे धक्के देते हुए बरामदे में ले आए। इसको संभाल आ चल। मेरे साथ आने वालों में से एक ने मुझे एक और धक्का देते हुए बरामदे में खड़े हुए शख्स को मुखातिब किया। छोकरा बड़ा गजबनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। क्या बात करते हो मीरा? आंचल नामी शख्स ने जवाब दिया। आंचल के हाथ तो आया हुआ बाज भी चिड़िया की तरह पर फिड़फिड़ा कर रह जाता है। ये छोकरा क्या है? इसे तो मैं ऐसा संभालूंगा कि खुद इसे भी खबर नहीं होगी कि ये कहाँ है, और अगर इसने आंचल से पंजा लड़ाने की कोशिश की तो ऐसी मार लगाऊंगा कि मरते दम तक मेरा नाम नहीं भूलेगा। और फिर इसने अपने कहे हुए पर अमल भी शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तैयार होता भी तो भला इसका क्या बिगाड़ लेता। मैं इनका कैदी था। वो राइफलें और रिवॉल्वर लिए खड़े थे। आंचल नामी शख्स ने मेरी धुनाई करके मुझे ये तासर देने की कोशिश की थी कि मैं जब तक यहाँ रहूँ शराफत से रहूँ और इनके सामने हाथ तो क्या नजरें भी उठाने की कोशिश न करूँ। आंचल की पिटाई से मेरे होंठों से खून बह निकला था, जिसे मैं बार बार कमीज की आस्तीन से पूंछ रहा था। वो मुझे धक्के देते हुए एक शिकस्ता महराब में दाखिल होकर एक तंग और तारीक सी राहदरी में आ गए। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने खुले हुए दरवाजे से अंदर झांक लिया था। कमरे में किसी जगह केरोसिन लैंप की लालटेन जल रही थी। फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे। कुछ और चीजें भी नजर आ रही थी। इससे आगे वाले 2 कमरों की दीवारें टूटी हुई थी। अलबत्ता इनके बाद का कमरा ठीक था। इसका दरवाजा लोहे की मोटी मोटी सलाखों का था। कुंडा भी तकरीबन 2 इंच मोटा था जो दीवार में घुसा हुआ था। इस दीवार में एक ताकचा सा बना था जहाँ इस कुंडे को बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मीरा नामी शख्स ने क्लाशनकोफ की नाली मेरी पुश्त से लगा रखी थी। आंचल ने कमीज की जेब से एक की रिंग निकाला। इसमें सिर्फ 2 चाबियां थी। एक तो आम से साइज की चाबी थी और दूसरी निस्बतन बड़ी। इसने बड़ी चाबी से ताकची में लगा हुआ ताला खोला और वजनी कुंडा खींच लिया। आहिनी कुंडे की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। दरवाज़ा खोलकर आंचल ने जोर से मेरे कोहलों पर लात रसीद की थी कि मेरे मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई और मैं लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल गिरा। अगर मैं फौरन ही अपने दोनों हाथ आगे निकल लेता तो चेहरा फर्श से टकराता और एक आध दांत जरूर अपनी जगह छोड़ देता। आंचल नामी शख्स ने बिला वजह मेरी पिटाई करके अपने लिए मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी थी और मैं जानता था कि मुझे इससे पंजा लड़ाने का मौका ज़रूर मिलेगा। जब किसी के लिए दिल में नफरत और खदूरत हो तो इससे 2-2 हाथ करने में ही मज़ा आता है। बिला वजह किसी पर हाथ उठाना बेमज़ा सी बात है। धड़ से आहिनी दरवाज़ा बंद हुआ। फिर वजनी कुंडे के हिलने और ताला लगने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही आंचल की आवाज़ भी मेरी समाज से टकराई। इस वक्त तू आराम से सो जा छोकरे, सवेरे तुमसे कचहरी करेंगे। आराम से सो जाने की बात तो इसने ऐसे कही थी जैसे मैं इसका VIP मेहमान था और बड़े आराम और एहतराम से ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया था, जहां नरम और मखमली बिस्तर मेरा मुंतज़िर हो। और मेरा बिस्तर गर्म आलूद और नाहमवार फर्श था। कमरे में गहरी तारीकी थी। मैं उठकर बैठ गया। चलने में आवाज़ मुजतबा करने की कोशिश करता रहा, फिर हाथ फैला कर अपने अतराफ में टटोलने लगा। फर्श की ईंटें जगह जगह से टूटी और उखड़ी हुई थी और गर्द की खासी दबीज तय थी। मैं अंधों की तरह टटोलता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया। पहले मैंने सोचा कि उठकर टटोलते हुए पूरे कमरे का जायजा लूँ, फिर यह इरादा मुलतवी कर दिया।
कमरे में घोर अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई न देने वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सादिक आती थी। इस कमरे की सूरत हाल पता नहीं क्या हो, अंधेरे में चलते हुए कोई हादसा भी पेश आ सकता था। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया, टांगे आगे को फैला ली और होंठ टटोलने लगा। खून रिसना गरचे बंद हो गया था, लेकिन तकलीफ बदस्तूर थी। मैं इस वक्त कुछ सोचने की पोजीशन में नहीं था। कमबख्त आंचल ने मेरी पिटाई में बड़ी बेरहमी से काम लिया था। एक दो मुक्के सर पर भी लगे थे, जिससे दिमाग में धमाके हो रहे थे। इस वक्त मुझे इस तारीख कमरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी पिछली दीवार में कोई रोशनदान भी था, जहाँ से हवा आ रही थी। अगर दरवाज़ा लकड़ी का होता तो बंद दरवाजे में घुटन होती, मगर क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से घुटन तो नहीं थी। अलबत्ता गर्मी का एहसास हो रहा था। मेरी कमीज़ पसीने में तर होने लगी थी। अगर बात सिर्फ गर्मी की होती तो काबिल बर्दाश्त थी, मगर इस अंधेरे में तो मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी थी। मच्छर जो बेदर्दी से मेरा खून चूस रहे थे। मच्छरों को मारने के चक्कर में मैंने थप्पड़ मार मार कर अपनी गर्दन भी सुजा ली थी। हाथों की पुश्त का भी यही हाल था और चेहरे का भी। जिस्म से चिपकी हुई कमीज़ भी इन कमबख्तों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद कंपाउंड में वैन का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो आवाज़ बतदरीज मादूम होती चली गई। मुझे साल लाने वाले या तो दोनों वापस चले गए थे या इनमें से कोई एक रह गया था। और थोड़ी ही देर बाद रहदरी की तरफ से बातों की आवाज़ सुनाई दी तो अंदाज़ा हुआ कि एक आदमी आंचल के पास रह गया था और दूसरा वापस चला गया था। लेकिन इनके 1 या 2 होने से फ़िलहाल मुझ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। वो दोनों शायद अपने कमरे में चले गए थे। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सन्नाटा था, रूह की गहराइयों में उतर जाने वाला सन्नाटा। लेकिन शायद मैं गलत कह गया। मच्छरों की ललकार बदस्तूर मेरे कानों में गूंज रही थी और इनसे बचने की कोशिश में मैं अपने आप को तमाचे मार रहा था। वक़्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। लम्हे सदियां बनकर बीत रहे थे। मैं दुआएं मांगता रहा कि जल्द से जल्द रात बीत जाए, लेकिन निज़ाम कुदरत किसी की ख्वाहिशात का ताबे नहीं होता। वक़्त का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता है, इसमें कभी फ़र्क नहीं आता। किसी सियाने ने ठीक ही कहा है कि नींद तो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है, और मैं तो इस वक्त ना तो फांसी के तख्ते पर था और ना ही मेरे गले में फंदा। नींद ने आखिरकार मुझे दबोच लिया और मैं दीवार के करीब ही गर्द आलूद फर्श पर दराज हो गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। आंखों पर चमक पड़ते ही मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मेरा ख्याल था कि किसी ने मेरे चेहरे पर टॉर्च की तेज़ रोशनी डाली है, मगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं, धूप की किरणें थी जो इस कमरे की अकवी दीवार के रोशनदान से बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उठकर बैठ गया, एक ज़ोरदार किस्म की अंगड़ाई ली और कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरे के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पानी की बाल्टी नहीं थी, वो बाद में आई थी। मैं 2-4 मिनट अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर दरवाजे के करीब आ गया। दोनों हाथों से सलाखों को पकड़कर हिलाने जुलाने की कोशिश की। खासा मजबूत दरवाज़ा था। मेरा ख्याल था कि यह कमरा इमारत की तामीर के वक्त से ही बंद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। मैंने सलाखों से मुँह लगाकर रहदरी में झांकने की कोशिश की, मगर ज़्यादा दूर तक नहीं देख सका। मैंने कल दोपहर को खाना नहीं खाया था और इन कमबख्तों ने भी रात को यही मार खिलाई थी, और जाहिर है मार से पेट नहीं भरता। इस वक्त पेट में कुछ ईंठन सी महसूस रही थी। आज चल मीरा, मैं ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। गुज़श्ता रात इनकी बातों से यही 2 नाम मालूम हुए थे। क्या बात है चरिया, क्यों खप मचाता पड़ा है? 1 मिनट बाद ही आचल नाम का वो शख्स दरवाजे के सामने आ गया। कुछ खाने को तो दो साईं, पेट में आग सी लगी हुई है। तुम लोग अपने मेहमानों को ऐसे ही भूखा रखते हो क्या? मैंने कहा। खुद तो नवाब साहब 10 बजे तक सोया है और बात हमको सुनाता है। आंचल ने खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, इधर बैठो, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। आंचल वापस चला गया। मैं सलाखों से लगा खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों वापस आ गए। दूसरा मीरा था। इस मरतबा आंचल के कंधे पर राइफल नज़र आ रही थी, जबकि मीरा ने पानी से भरी बाल्टी उठा रखी थी। आंचल ने राइफल मीरा के हवाले कर दी, जिसने राइफल ही से मुझे पीछे हटने का इशारा किया। मैं रोशनदान वाली दीवार से लगकर खड़ा हो गया। आंचल ने दरवाज़ा खोलकर राइफल खुद संभाली और मीरा को इशारा किया। वो पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर कमरे में आ गया। इसकी नज़रें मेरी तरफ थी और आंचल ने भी मुझे राइफल की जद पल्ले रखा था। इसका ख्याल था कि मैं कोई हरकत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। बाल्टी खुरे में रखकर मीरा ने इसका हैंडल निकाल लिया और बाहर चला गया। शायद इसका ख्याल था कि मैं बाल्टी के हैंडल को किसी वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कमरे में कोने में पड़े हुए चूल्हे के पत्थरों को भी वो दोनों ही भूल गए थे। आंचल ने बड़ी तेज़ी से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और दोनों वापस चले गए। मैं मुस्कुराता हुआ खुरे की तरफ बढ़ गया। होंठों पर जमा हुआ खून साफ किया, मुंह पर पानी के 2-3 छपके मारे और गिलास भरकर पानी भी पी लिया। मैंने मुंह पोंछने के लिए पैंट में अड़सी हुई कमीज़ खींचकर बाहर निकाली।
चेहरा नीचे झुकाया, फिर इरादा बदल दिया। गर्द आलूद फर्श पर सोने से कमीज़ बहुत गंदी हो रही थी। इस मरतबा इनकी वापसी में तकरीबन 20 मिनट लग गए। मीरा ने गेहूं के तिनकों से बनी हुई चिंगीर उठा रखी थी, जिसमें तवे की पकी हुई एक मोटी सी रोटी और बहुत गंदे प्लास्टिक के मग्गे में कहवा था। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दरवाजे में खड़े हुए आंचल ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। मैं गहरी नज़रों से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। ऐसी सूरत हाल में कोई पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, अगर कोई मौका मिला तो इसे ज़ाया नहीं करूँगा। मीरा मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। कमरे के वस्त में पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के अंदर तक चले आना इसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो चिंगीर फर्श पर रखने के लिए झुका, अब या कभी नहीं। मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया। एक नज़र दरवाजे पर खड़े हुए आचर की तरफ देखा। मीरा ने एक गलती तो ये की थी कि वो कमरे के वस्त तक चला आया था, और दूसरी इससे ये भी गलती हुई थी कि मेरे और आचर के दरमियान आ गया था, और मैंने इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर झुकते हुए मीरा की तरफ छलांग लगा दी। मैंने मीरा पर छलांग इस तरह लगाई थी कि गिरफ्त में लेते हुए इसे अपने सामने ही रखा था। चिंगीर इसके हाथ से छूट कर गिर गई। कहवे का मग्गा उलट गया, मगर मीरा मेरी आहिनी गिरफ्त में आ चुका था। मैं अगरचे इसके नीचे था, मगर मैंने दोनों हाथों से इसका गला दबोच लिया था। इसके साथ ही मैं चीखा भी था, आचर अगर तुम मीरा की ज़िंदगी चाहते हो तो राइफल फेंक दो। एक लम्हे की भी ताखीर की तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। तेरी तो आचर के मुँह से गलीज़ गालियों का गटरा उबल पड़ा। वो मेरी माँ, बहनों और ख़ानदान भर की ख़वातीन से ज़ुबानी तौर पर गैर इखलाकी रिश्ते जोड़ रहा था। फिर वो आगे को लपका। मीरा अगरचे कद काठ में मुझसे ज़्यादा था, मगर मेरे शिकंजे में आ चुका था। मैं एक झटके से उठ गया और इसे अपनी ढाल बनाए हुए दीवार के साथ टेक लगा ली। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके गले पर मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। आंचल ने मुझे डराने के लिए छत की तरफ राइफल का ब्रेस्ट मार दिया, लेकिन मैं खौफजदा नहीं हुआ। वो गालियाँ बकता हुआ करीब आ गया और राइफल के बट से मुझे ज़रब लगाने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी तेज़ी से मीरा को आगे कर दिया। राइफल का बट मीरा के पहलू में लगा और वो बिलबिला उठा। दूसरे बार से बचने के लिए भी मैंने मीरा ही को ढाल बनाया था। इस मरतबा मीरा के मुंह से बहुत गलीज किस्म की गाली निकल गई थी। दूसरी चोट खाकर मीरा बुरी तरह मचला था। इस तरह इसके गले पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसने दोनों हाथ मेरी कलाइयों पर रखकर जोरदार झटका दिया। इसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन इसने जो दूसरी हरकत की थी वो खासी खतरनाक थी। इसने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रखकर अंगूठे दोनों तरफ बंसली की हड्डी के करीब रख दिए और पूरी कुव्वत से दबाव डालने लगा। मैं अपने आप को लड़ाई भिड़ाई का बड़ा माहिर समझता था, लेकिन इस कमबख्त मीरा ने ऐसा दाव लगाया था कि मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं इसकी कलाइयों पर गिरफ्त जमाए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब न हो सका। इस वक्त मुझे मीरा के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी नजर आई। लगता था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे पास अब बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने घुटना पूरी कुव्वत से इसके टांगों के बीच में मार दिया। इसने बिलबिलाते हुए न सिर्फ मेरी गर्दन छोड़ दी, बल्कि दोनों हाथ टांगों के बीच में रखता हुआ दोहरा हो गया। मेरे घुटने की दूसरी ज़रब इसके झुके हुए चेहरे पर लगी। वो एक बार फिर चीख उठा। मीरा के अलग हो जाने से आंचल को मुझ पर हमला करने का मौका मिल गया था। इसने राइफल के बट से मेरे कंधे पर वार किया। मैं इस वक्त दीवार से हट चुका था। राइफल का बट मेरे शाने पर लगा। मैं लड़खड़ा कर एक तरफ हटा, लेकिन अपने आप को फ़ौरन ही संभाल लिया। आंचल ने दूसरा वार करना चाहा तो मैंने राइफल पकड़ ली। अब हम दोनों में राइफल के लिए कशमकश होती रही। इसका बट मेरे हाथ में था और नाली आंचल की गिरफ्त में थी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। कमरा तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंजा था। राइफल की नाली आंचल के बगल से पीछे को निकली हुई थी। गोलियां इसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सामने वाली दीवार को उधेड़ने लगी। आंचल के मुंह से निकलने वाली गालियों की रफ्तार तेज हो गई। इसे अपनी मादरी जुबान में जितनी गालियां याद थीं, राइफल की गोलियों की तरह इसके मुंह से निकल रही थीं। इस दौरान मीरा भी संभल चुका था। इसने मेरी पुश्त पर पहुंचकर दो हथड़ मेरी गर्दन पर रसीद कर दिया। मैं कराहता हुआ मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। राइफल का बट भी मेरे हाथ से निकल गया था, और इससे पहले कि मैं संभल सकता, वो दोनों मुझ पर पल पड़े। घोंसे और ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से की मिजाज पुरसी करने लगी। वो दोनों गैंडों की तरह ताकतवर थे। इनके घोंसे और ठोकरों में बड़ी जान थी। मुझे अदमुआ करके छोड़ दिया और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आंचल ने बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया था। इसके मुंह से अब भी गंदी गालियों का तूफान उमड़ रहा था। आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी, लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि वो दोनों बुरी तरह हाँफने लगे थे। अगर लड़ाई चंद मिनट और जारी रहती तो मैं इन दोनों को ढेर कर देता। आंचल में चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। मेरे जिस्म पर जितनी चोटें लगी हैं मुझे याद हैं, तुम भी याद रखना। यहाँ से जाने से पहले एक एक चोट का हिसाब लूँगा, तुमसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लपकते देखकर वो दोनों दरवाजे से कई कदम पीछे हट गए। आंचल ने राइफल तान ली और खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया, अगर रईस कब्बू का डल ना होता तो इस राइफल की सारी गोलियाँ तुम्हारे जिस्म में उतार देता। अब बैठ, अपनी चोटें सहलाते रहो। अगर ज़रूरत पड़ी तो
किसी वक्त तुम्हारी और खिदमत करूँगा। खिदमत तो अब मैं तुम्हारी करूँगा, मैंने भी चीख कर कहा। वो दोनों गालियाँ बकते हुए वहाँ से चले गए। मैं कुछ देर तक दरवाजे की सलाखें पकड़े खड़ा रहा और फिर दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। मेरा जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। कमबख्तों ने बड़ी ज़ोरदार मार लगाई थी। मुझसे भी अंदाजे की ज़रा सी गलती हुई थी, लेकिन इस गलती का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि मुझे इनकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था। अब अगर मुझे मौका मिला तो इन्हें इस तरह हाथ पैर चलाने नहीं दूंगा। मैं देर तक अपनी चोटें सहलाता रहा। पेट एक बार फिर इंठन सी होने लगी थी। मैंने इधर उधर देखा, रोटी वाली चिंगीर फर्श पर पड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर रोटी उठा ली और इस पर लगी हुई गर्द झाड़ने के बाद एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला। हल्की सी करकराहट हुई, लेकिन नमक वाली ये रोटी बहुत मज़ा दे रही थी। जब पेट खाली हो तो हर चीज़ मज़ा देती है। रोटी खाकर मैंने गिलास भर पानी पिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। रोशनदान से आने वाली धूप गायब हो चुकी थी, जिससे कमरे में अंधेरा सा हो गया था। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा रहा और सोचता रहा कि ये लोग कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आंचल ने किसी रईस कब्बू खान का नाम लिया था और गालिबन इसके कहने पर मुझे यहाँ लाया गया था। मगर ये रईस कब्बू खान कौन था? मुझसे इसकी क्या दुश्मनी थी जो मुझे यहाँ वीराने में इस कैद खाने में लाकर डाल दिया गया था? तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।